सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। इस शो में हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स की मोदी सरकार 3.0 बजट, जो उनका पहला बजट है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है और बाजार के लिहाज से ये बजट कैसा रहेगा। कौन से स्टॉक्स में तेजी बन सकती है, प्री बजट भी और पोस्ट बजट भी कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा के दे सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे खास मेहमान हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल सनी अग्रवाल जी। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। गुड मॉर्निंग रजत जी, और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लेकिन जो बाजार है वो बजट से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी शो कर गया है, 24,800 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया था। ये तो ऊपर जाके थोड़ा सा मामला अटक रहा है। अभी बाजार आपको कैसा लग रहा है और इस तेजी के पीछे कारण क्या है? यह डेफिनेटली पोस्ट इलेक्शन आउटकम हमने देखा है कि बजट वन साइड हमने रैली आती हुई देखी है, जो बेसिकली 4 या 5 जून को जो डीप आया था मार्केट में, 4 जून को। उसके बाद मार्केट में वन साइड रैली है। और स्पेशली कुछ सेक्टर जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सर्टन सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न हमने पिछले 1 से 1.25 महीने में बनते हुए देखे हैं मार्केट में। अगर आप मार्केट का पैटर्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है। हालांकि आपका निफ्टी जो है एक नैरो बैंड में 24,500 24,700 के बैंड में ट्रेड हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे सेक्टर रोटेशन का जो ट्रेंड है वो बरकरार है। कभी एक दिन कोई सेक्टर चलता है, कोई दिन दूसरा सेक्टर चलता है। रिसेंटली पिछले एक वीक से आईटी सेक्टर ने कहीं ना कहीं लीडरशिप ली है, और उसके कारण यही रहा है कि जो कंपनीज की जो कमेंट्री रही है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो इतना खराब नहीं लगता है आगे जा करके। और जिस तरह से इंफोसिस ने अपना जो एक गाइडेंस है उसे अपग्रेड किया है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो निगेटिविटी थी आईटी सेक्टर में वो कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रही है। और यहाँ से वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो आईटी कंपनीज में एक ठीक ठाक लीडरशिप हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि निफ्टी ऊपर में क्या लेवल तक जा सकता है, क्योंकि किसी को ही नहीं पता होता है कि टॉप क्या हो सकता है। क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। आज के डेट में मार्केट को करेक्शन होने के लिए जगह क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, और आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों से कंसिस्टेंटली एक 2,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग हम एफआईआई की ओर से आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट पे, रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स लेवल, मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में जहाँ वैल्यूएशन चीप है, जहाँ प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, जहाँ नतीजे अच्छे आ रहे हैं, वैसे कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। और जो निफ्टी के लेवल थे वो ठीक है कि कुछ भी हो सकता है। ऊपर में शायद 25,000, 26,000, 27,000, यू नेवर नो। लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट में कोई लिमिट नहीं होती है मार्केट की। बट मेरी यही राय रहेगी कि अगर आप कोई जैसे रेलवे या डिफेंस में बहुत अच्छे मुनाफे पर बैठे हो, पिछले 1-1.5 साल पहले की आपकी होल्डिंग है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्योंकि बजट में कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंटरिम बजट के मुकाबले बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने मिलेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी केपेक्स ड्रिवन जो बजट था इंटरिम बजट में अनाउंस हो चुका था। हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट का फोकस है रेलवेज को और डिफेंस को लेकर के। और उसी एक्सपेक्टेशन में हमने देखा है कि स्टॉक में एक बहुत लंबी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। जो रेलवे और डिफेंस स्टॉक 7 या 8 के पी पे चला करते थे, अब सब 40 या 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे हैं। और अब ये कंपनीज को प्रॉफिट दिखाना होगा, उसके बाद मार्केट ये जो वैल्यूएशन है सस्टेन करेगा। तो मुझे लगता है कि जहां बहुत बहुत मोटा पैसा बन रहा है वहां डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कैश में रहना चाहिए। और जो सेक्टर में अब तक का पार्टिसिपेशन नहीं था और जहां प्रॉफिट ग्रोथ का सपोर्ट है, केस इन पॉइंट आईटी, फार्मा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो ये सब सेक्टर हैं जहां रिलेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर है। और अगर मैं मिड कैप और लार्ज कैप की बात करता हूं तो लार्ज कैप में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंफर्ट ज्यादा लगता है कंपेयर टू बहुत ज्यादा जो छोटी कंपनीज हैं उसके मुकाबले। तो ये जो साल है मुझे लगता है कि प्रॉफिट कंजर्वेशन का साल है। पिछले 1-1.5 साल में जो पैसा बनाया है उसे कंजर्व करना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि बहुत बड़े बड़े एडवेंचरस लिवरेज बेट लेकर के
जो जो कमाई है उसे खो देने का समय नहीं है। और उसके पीछे कारण ये भी है रजत जी की कहीं ना कहीं सेबी नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो। अगर आपने देखा होगा कि जो मार्जिन फंडिंग की जो बुक है, उसमें जो 1,000 स्टॉक है वो 1 अगस्त से तकरीबन 900 से 1,000 स्टॉक जो है 1 अगस्त से उनके अगेंस्ट फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जो बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम हो रहे हैं उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का एक इशारा भी दिख रहा है हमें रेगुलेटरी एजेंसीज के ओर से आते हुए। तो थोड़ा सा अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो करके थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा। मुझे लगता है कि जो एक वो समय था कि कंटिन्यूअसली एक ही सेक्टर के सभी स्टॉक चले जा रहे हैं, थोड़ा सा संभलने का टाइप था। तो मैं वही सुनना चाह रहा था सर कि अब आप आते ही ये बोलते हो कि नहीं खरीद लो, कोई बात नहीं, बाजार ठीक है, यहाँ से और तेज चलेगा, या फिर आप बोलते हो थोड़ा कॉशियस हो जाओ। आपने बोल दिया कॉशियस हो जाओ। तो सर ये एफआईएस क्यों नहीं कॉशियस हो रहे, ये क्यों इंडेक्स लॉन्ग 80% बनाकर चल रहे हैं? चुनाव के पहले ये मंदी करके गए थे, बाजार तेज हो गया, अब ये तेजी करके गए हैं, अब बाजार का क्या होगा? बजट ये से पहले लोग डेफिनेटली तेजी करके गए हैं, 80% लॉन्ग है एफआईएस। मुझे तो वही मतलब एक खुशी भी होती है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है आपके और मेरे जैसे, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में एफआईआई से ज्यादा पैसा बनाया, अगर मैं पिछले 1 डेढ़ साल की बात करता हूं तो। और कहीं ना कहीं एफआईआई गलत साबित हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इंडिया एंड बाइंग सम अदर मार्केट। बट ठीक है, ग्लोबल फंड मैनेजर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, वो उसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और अब जब इंडिया में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगती है, पॉलिसी स्ट्रांग लगती है, मुझे लगता है कि विद इन इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो एफआईआई को कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। चाइना में ग्रोथ के जो संकेत है थोड़े वीक हैं, ब्राजील में अपना पॉलिटिकल इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए रशिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, अफ्रीका जो है थोड़ा सा 10-15 साल पीछे में भी थोड़ा समय लगेगा वहाँ। तो विद इन ब्रिक्स मुझे लगता है कि इंडिया एक ब्राइट स्टार है, शाइनिंग स्टार है, और इसी के चलते एफआईआई को और कोई मौके मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्हें लॉन्ग ओनली फंड जो है ईटीएफ में उन्हें जो फंड फ्लो आता है, तो उन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिया में पैसा लगाना होगा। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि एफआईआई का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो एमएससीआई होता है, और प्रीडोमिनेंटली वो लोग टॉप की 200-250 कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शायद ये भी आपको एक पैटर्न दिखेगा कि एफआईआई की बाइंग के चलते जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें कहीं करेक्शन नहीं दिख रहा है। बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो ट्रैक करोगे, तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिसे हम मार्केट के लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यस, एफआईआई के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, डेफिनेटली वो आएंगे तो लार्ज कैप में ही आएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर को मैं इनफैक्ट बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने डीआई एफआईआई सबको मात दे करके पिछले 1 से 1.5 साल में एक मोटी कमाई करी है। और ये जो कमाई है इसे वेस्ट ना होने दे, डेफिनेटली थोड़ा कंजर्व करने का टाइम आ गया है। प्रॉफिट बुक करोगे तो तभी उसका रियल पर वो रियलाइजेशन होगा, पेपर प्रॉफिट प्रॉफिट ना का कोई बुक नहीं कर पॉइंट। पाए सर, इस बार की बाजार की तेजी में प्रॉफिट बुक हुआ नहीं। तो अभी बजट में ऐसी क्या अनाउंसमेंट हो जाए जो बाजार अचानक से खुश हो जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कि बाजार, वित्त मंत्री कुछ ऐसा बोलते हैं जो बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव हो? मुझे रजत जी, मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे लगता है कि बजट एज अ इवेंट इज अ न्यूट्रल इवेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बजट की एक झलक इंटरिम बजट में देख ली थी। अब सिर्फ देखना ये होगा कि जो 1 लाख करोड़ का जो एक्स्ट्रा लीवे गवर्नमेंट को है, जो आरबीआई की ओर से डिविडेंड एक्स्ट्रा दिया गया था, 1 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट के इंटरिम बजट में, और उसके सामने तकरीबन 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने अनाउंस किया है। तो जो 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिला है, गवर्नमेंट उसे कैसे यूज करेगी, आई एम श्योर इट विल बी मिक्स ऑफ पॉपुलिज्म एज वेल एज कैपेक्स ड्रिवन। तो टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, रूरल बेल्ट हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की घोषणाएं हम बजट में सुन सकते हैं। एट द सेम टाइम काफी सारे नए सेक्टर हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग पुश की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया। वैसे सेक्टर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एडिशनल पुश पीएलआई स्कीम के थ्रू देने की उम्मीद है। सैलरीड क्लास के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली नीचे के बैंड में हम आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल मिक्स ऑफ पॉपुलिस्ट प्लस केपेक्स ड्रिवन बजट रहने की उम्मीद करता हूं। और बहुत बड़ा कोई डेल्टा, बहुत बड़ा चेंज हम नहीं देखेंगे अब इंटरिम बजट के सामने, ये बजट में, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि क्या गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, और उसके सामने मुझे लगता है कि वो मेंटेन रखेंगे। फिजिकल डेफिसिट का जो नंबर है, जो 5.1% एक्सपेक्टेड था, शायद वो घटा करके 5% कर दे, जिससे चलते कहीं ना कहीं एक इंडिया का जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, उसे उसमें कहीं ना कहीं एक अपग्रेड होने में एक मदद मिले।
तो मुझे लगता है कि बजट विल बी काइंड ऑफ मोर ऑफ अ न्यूट्रल इवेंट, और फ्रॉम अ इन्वेस्टर और ट्रेडर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा होराइजन रखना होगा रादर देन कीपिंग ओनली बजट इन माइंड। क्योंकि ग्लोबली यूएस में अगर रेट कट के आसार स्ट्रांग लगते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में पहला रेट कट आएगा, उसकी जगह अगर गलती से जुलाई या जुलाई में आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट उसे पॉजिटिवली लेगा। तो बजट ठीक है, एक इवेंट है, मे बी अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये भी क्लियर हो जाएगा अपने हर्डल। चलो देखते हैं कि कोई खुशखबरी आती है कि नहीं, लेकिन क्या ये ट्रेडर्स के लिए कोई दुख भरी खबर आ सकती है क्या? कुछ डेरिवेटिव मार्केट पे टैक्स इम्पोज करने की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। आप मानते हैं वित्त मंत्री ऐसा कर पाएंगे इस बजट में? रजत जी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि गवर्नमेंट मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा खराब नहीं करना चाहेगी, स्पेशली इन अ ईयर जहाँ गवर्नमेंट को भी अपना एक डाइवेस्टमेंट का टारगेट पूरा करना है, फंड मोबिलाइज करना है। और रादर देन गवर्नमेंट ये जो मुद्दा है बजट में लेने की जगह, वो जो रेगुलेटर हैं वो बाहर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बजट का की रिक्वायरमेंट है टू टेम डाउन दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम इन डेरिवेटिव। ये बजट के बाहर भी एजेंडा डेफिनेटली केटर किया जा सकता है, और मेरी तो ये उम्मीद है कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के कोई बदलाव ना हो तो बेहतर ही होगा, फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव एंड रिटेल एज वेल एज एच एन आई, अल्ट्रा एच एन आई के पर्सपेक्टिव से। सर अभी जो बाजार इस बार चला ना, इस बार एक तो लार्ज कैप स्टॉक्स चल गए। मतलब बहुत सारे ऑल टाइम हाई लेवल्स लगते देखे लार्ज कैप्स में, जो बिल्कुल खड़े हुए थे स्टॉक्स वो भी चल पड़े एकदम से। और अभी रिसेंट एग्जांपल तो है टीसीएस और इन्फोसिस। ये आईटी शेयरों में अभी क्या करना चाहिए, और अभी तक जो भी आईटी अर्निंग्स आई हैं आपको कैसे कैसी लगी? ये ट्रेजेडी डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर अर्निंग रही है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं तो टीसीएस की, और इंफोसिस के नंबर काफी बेहतर रहे। एचसीएल टेक में हालांकि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर आए थे, बट आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग रहा है। तो एक जो आईटी सेक्टर में जो एक कंसर्न था कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जो उनकी जो प्रीडोमिनेंट क्लाइंट है यूएस और यूरोप में, वो शायद स्पेंड करने से थोड़ा पीछे हट रहे थे। मुझे लगता है कि वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं कमेंट्री में इस बार नजर नहीं आई। और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो इन्फोसिस के कमेंट्री में लगा वो था कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर होता है आईटी स्पेंड को लेकर के, उसमें इन्फोसिस के नतीजों में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने मिली। तो मुझे लगता है कि एक ऑलराउंड ग्रोथ का नैरेटिव हमें नजर आया आईटी कंपनी के ओर से। और वही चीज रिफ्लेक्ट हुई कि जिस तरह से रिकॉर्ड डील विन पर इन्फोसिस बैठा हुआ है, उन्होंने अपने जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे अपग्रेड किया, 1 से 2% की जगह 3 से 4% किया। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आई है आईटी सेक्टर में। बट अगर मैं शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, जहाँ रिलेटिवली बेहतर नतीजे आएंगे, वो कंपनीज में थोड़ा सा पैसा बनाने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। कंपनीज लाइक केपीआईटी, जिसके नतीजे शायद 25 तारीख को आएंगे, ये कंपनी हमें अच्छी लगती है, जो 20 से 25% से ग्रो होगी। तो यस, आईटी में पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है आईटी सेक्टर के लिए, अगर मेरा 6 से 12 महीने का नजरिया है तो। सर और कौन से सेक्टर्स के नतीजे अच्छे आ सकते हैं? किन कंपनियों के नतीजे क्वार्टर वन में आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छे आएंगे? हाँ, तो रजत जी, मुझे लगता है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी अदर सेक्टर हैं जहाँ नतीजे काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो टू व्हीलर है उसमें एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी पिछले 3 महीने में, अप्रैल मई जून में। एट द सेम टाइम अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करता हूँ तो वहाँ वहाँ भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी। लो बेस पे कमर्शियल व्हीकल और जो ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट है, जिसे मुझे लगता है कि बजट में एक अच्छा खासा पुश भी मिल सकता है। क्योंकि अगर बजट रूरल ड्रिवन रहेगा तो और केपेक्स ड्रिवन बजट रहेगा, तो कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट कपल्ड विद अ नॉर्मल मॉनसून डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हम उसमें बनते हुए देखेंगे। तो यस, नतीजे टू व्हीलर कंपनीज के काफी अच्छे आएंगे। पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा सा एक वॉल्यूम ग्रोथ, जो पिछले साल काफी एक रोबस्ट ग्रोथ देखी थी हमने, उसके चलते एक काइंड ऑफ सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हम पैसेंजर व्हीकल में देख सकते हैं। बट विद इन पैसेंजर व्हीकल महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो आउटलायर है, जहां हम देख रहे हैं कि एसयूवी के पोर्टफोलियो में काफी रोबस्ट ग्रोथ देखी जा रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रैक्टर, that can be a good beneficiary of the upcoming budget announcement.
तो और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी जो कंपनीज हैं, जो बेसिकली ऑटो ओईएम कंपनीज को कैटर करती हैं, वहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं बजट का भी सपोर्ट हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर को आते हुए दिखेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसके अलावा काफी सारे मुझे लगता है कि जो बाहर की जो दिग्गज ओईएम कंपनी है, ऑटो कंपनी, उन्हें इंडिया में निवेश करने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता आसान किया जाएगा, और इसी के चलते ऑटो एंसिलरी भी हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है। इसके अलावा जो एनबीएफसी सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहेंगे बजट के लिहाज से भी और क्वार्टर वन के नतीजों के लिहाज से। क्योंकि अगर रूरल फोकस बजट रहता है, तो जैसे गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग बिजनेस मोमेंटम हम बिल्ड होते हुए देखेंगे। और एनबीएफसी एज अ सेक्टर भी हमें अच्छा लगता है, नतीजे को लिहाज से भी और बजट के पर्सपेक्टिव से भी। सर लेकिन अक्सर बाजार में जो आप उम्मीद करके चलते हो ना कि जिस भाव पे आपने ले लिया उसके बाद तो चढ़ेंगे, और बहुत ही बड़ा इवेंट प्ले आउट होने वाला है तो उसके चलते चलेंगे, मेरा इशारा है बजट स्टॉक्स की ओर। ये बजट से पहले अक्सर हमने देखा है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां ये चलती हैं, डिफेंस रेलवे के स्टॉक्स चलते हैं, और ये जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां वहां पर पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। नो डाउट तेजी देखने को मिली है पोस्ट 4 जून, लेकिन अब ना ऊपरी स्तरों पर फंसा गए हैं स्टॉक्स, हायर स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हुई है। तो अभी क्या करें, ये रेलवे डिफेंस तो आपने बोला कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन हुआ ये कि इनमें नहीं खरीदारी हो रही है अभी बजट से ठीक पहले। चल पड़ा आईटी और एफएमसीजी, ये क्या हो गया इस बार, लेने के देने पड़ गए। ये डेफिनेटली रजत जी, क्या होता है ना, एक एक बहुत अच्छा बिजनेस होना एक ठीक बात है। बट वो बिजनेस की आप क्या प्राइस दे रहे हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप बहुत रॉक सॉलिड बिजनेस की बहुत ऊंची प्राइस दे दोगे, तो आपको शायद आपके पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय तक होल्ड करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि बाइंग अ क्वालिटी बिजनेस बिजनेस एट अ रीजनेबल प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये यही सूत्र सभी जो एक्सपर्ट उन्होंने दिया है कि मार्केट में अगर आपको कमाई करना है, तो गुड क्वालिटी बिजनेस एट ए रिजनेबल प्राइस बाय करो, तो डेफिनेटली आपको कभी उसमें आप फंसोगे नहीं लंबे तौर से। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉक जो दो तीन स्टॉक के नाम मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, जो हमें अच्छे लगते हैं बजट के और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जी। पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हमें एक्सिस बैंक काफी अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा, मेरा फोकस क्वालिटी बिजनेस पे लार्ज कैप और जो बड़ी मिड कैप कंपनीज है उस पर रहेगा। और इसका कारण ये है कि एक्सिस बैंक में हमने देखा था कि सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो है, उसका जो इंटीग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो इंडस्ट्री की अगर 12 से 13% रहेगी, तो एक्सिस बैंक का ये मानना है कि 400 बेसिस पॉइंट से वो इंडस्ट्री की ग्रोथ को आउटपेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट शेयर गेन हम एक्सिस बैंक में होते हुए देखेंगे। हमारा ये मानना है कि कंपनी ने FY 24 में जो 25,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, मोटा मोटी नंबर बता रहा हूँ मैं, उसके सामने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का ये साल आएगा FY 25 में। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो रीजनेबल 1.7 टाइम्स FY 25 और 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक FY 26 पे ट्रेड हो रहा है। और बजट में अगर ट्रिगर की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंकों को जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करने की का एक कोशिश देखी जाएगी। जिसमें हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट हमें मिलता है सेविंग्स अकाउंट में और एफडी पे, उसकी जो छूट है आज के डेट में 10,000 रुपए है, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। शायद उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लिमिट को बढ़ाने में एक शेड हम बजट में देख सकते हैं। और अगर ये आता है तो पूरा बैंकिंग सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के फ्रंट से। और इसी के चलते हमने एक्सिस बैंक को चुना है, एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज इवनिंग में नतीजे भी हैं रिलायंस के। और बेसिकली इसको चुनने का कारण यही है कि अगर आज आप देखेंगे, रिलायंस में 50% जो प्रॉफिट है ऑयल एंड गैस बिजनेस से आता है, और 50% जो है EBITDA लेवल की बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस से आता है। जिस तरह से अभी 15 से 16% की 20% की हमने टेलीकॉम टैरिफ की हाइक देखी थी, एक जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुई। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस है, टेलीकॉम, रिटेल, इसका कंट्रीब्यूशन आगे चल के अगले 2-3 साल में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी के चलते एक री रेटिंग का की स्कोप भी है। एट द सेम टाइम रिसेंटली हमने मीडिया के थ्रू सुना भी था कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ है वो लाइंड अप है। रिलायंस रिटेल का भी कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन हम होते हुए देखेंगे। इसी के चलते मुझे लगता है कि एक सॉलिड डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप कंपनी है रिलायंस,
उसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद प्राइस टारगेट ऑफ 3400 to 3500 रुपीज। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल साइड से मैं अशोक लेलैंड को पिक करना चाहूंगा। और अगेन इट्स इनडायरेक्ट प्ले ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर डेफिनेटली गवर्नमेंट का पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को है तो जो ट्रक्स है, टिपर्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल, इन्हें इनकी डिमांड को कहीं ना कहीं पुश होते हुए नजर आएगा। और अगर हम नतीजे की बात करते हैं तो अगर कोई ये कंपनी बारीकी से ट्रैक करता है तो उन्होंने ये नोट किया होगा कि इनकी जो EBITDA मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, पिछले 10 सालों से सिंगल डिजिट में रहे हैं और अब पिछले 3-4 क्वार्टर से डबल डिजिट मिड टीन मार्जिन आ रहे हैं। तो जिस तरह से टीवीएस मोटर में कहीं ना कहीं एक री रेटिंग हुई थी, हमें लगता है कि अगर अशोक लेलैंड ये अपने जो मार्जिन है इसे सस्टेन कर पाता है तो डेफिनेटली इसमें भी एक री रेटिंग कहीं ना कहीं जारी रहेगी। और इसी के चलते 275 के प्राइस टारगेट से अशोक लेलैंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन ऑटो सेक्टर से, हालांकि हमने अभी देखा था कि स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ था जब कंपनी ने 2 लाख रुपए से अपनी जो हायर एंड व्हीकल है उसमें प्राइस कट किया था। बट मुझे लगता है कि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो वॉल्यूम पुश करने की है। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन की क्षमता है कंपनी ने अभी रिसेंटली बढ़ाई है और वॉल्यूम को पुश देने के लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कॉम्पिटिटिव किया है। और अगेन इट्स अ प्ले ऑन एसयूवी एज वेल एज ट्रैक्टर सेगमेंट, रूरल प्ले है काइंड ऑफ। एट द सेम टाइम महिंद्रा की फोल्ड में जितनी भी सब्सिडरीज है, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, महिंद्रा लाइफ स्पेस हो गया, ये सब कंपनी में भी हमें काइंड ऑफ टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम महिंद्रा में भी काफी सारे बिजनेसेस है जिसकी लिस्टिंग हम अगले 1 से 2 साल में होते हुए देखेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक रहेगा जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3200 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। तो सर मतलब पूरी हो गई लिस्ट, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड और एमएनएम। M&M। जी, ये 4 पिक्स हैं जो एसबीआई सिक्योरिटीज के रडार पर हैं, और इनको हम बजट पिक्स ही मान लेते हैं। आप बजट पिक्स मान लो या फिर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना है। मैं रजत जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, बजट पिक एक गलत वर्ड है क्योंकि बजट में बचे सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन है। और ये एक्सपेक्ट करना कि ये जो टारगेट प्राइस है 2 दिन में आना का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बेहतर है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बजट ये जो स्टॉक है आपको, अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आप ये सब स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। सर लेकिन ये लार्ज कैप और लार्ज टू मिड कैप वाली कंपनियां हैं आपके रडार पर, कोई ऐसी थीम नहीं है जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कुछ गजब मचा दे मार्केट में? कोई ऐसे छोटे मझोले स्टॉक्स पे फोकस जा रहा है, या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स वाकई बहुत महंगे हो गए और अब डर लगता है हाथ लगाते हुए? नहीं, एक स्टॉक हमें ऐसा नहीं है कि हमारे रडार पर छोटी कंपनी नहीं होती है, डेफिनेटली है और वो कवरेज में भी है हमारी। तो जैसे ज्वेलरी सेक्टर से सेंको गोल्ड करके कंपनी है जो हमें अच्छी लगती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न बेल्ट की कंपनी है, प्रीडोमिनेटली कैलकाटा बेस्ड प्रमोटर है। हमने देखा है कि रिसेंटली इन्होंने अपना जो कारोबार है ये एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है नॉर्दर्न बेल्ट में और सदर्न बेल्ट में। तो जो रीजनल ज्वेलर्स है वो अब पैन इंडिया होने जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने इसका एक एसेट लाइट मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल जो कल्याण ने अडॉप्ट किया है, वही मॉडल हम सेंको में भी प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। तो सेंको गोल्ड हमें अच्छा लगता है 1300-1400 के प्राइस टारगेट से। इसके अलावा डिफेंस में जेन टेक्नोलॉजी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 रोबोट भी लॉन्च किए थे। सिमुलेटर बनाती है वॉर फ्रंट पे। एक्चुअली अगर अगर आप जाएंगे तो जिसे ट्रेनिंग चाहिए वॉर फ्रंट पे, वैसे एक्चुअल सिनारियो आपको सिमुलेटर में देखने मिलता है। काफी अच्छी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी, इसे डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। बट बस मेरा यही फियर रहता है कि जब हम चैनल पर कोई स्टॉक डिस्कस करते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि बस ये स्टॉक में अब यहाँ से बस वन साइड ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का कोई जगह है नहीं। मार्केट वोलाटाइल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और इसीलिए इसी के चलते थोड़े जो छोटे स्टॉक्स हैं हम लोग टीवी चैनल पर रिकमेंड करने से थोड़ा सा कॉशियस रहते पर हैं। मैं ना व्यूज के यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, एक होती है अर्निंग्स। अब अर्निंग्स तो आने में टाइम ही लगेगा ना, एक तिमाही देखनी पड़ेगी, फिर दूसरी देखनी पड़ेगी, तीसरी देखनी पड़ेगी, Yes, इसलिए अर्निंग्स अच्छी आती चली जाती हैं। तो अगर खराब समय में वो स्टॉक उठाओगे तो वो ठीक है, डिप्स में ऐड करने वाली चीज होती है। और फंड मैनेजर्स भी ऐसे करते हैं सर, ऐसे ही करते हैं ना। मतलब अगर अर्निंग्स अगर अच्छी आती चली जाए तो क्या बुराई है बताओ, एक ही स्टॉक के पीछे लगने के? कभी ना कभी तो वो चली जाएगा, वैल्यू कैचअप तो करी जाती है। डेफिनेटली वो पेशेंस का गेम है रजत जी। अगर आपको कोई कंपनी ऐसे ध्यान आ जाती है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है
और मार्केट में मिस प्राइसिंग होता है, तभी तो मार्केट है। डेफिनेटली मार्केट में जब फियर होगा तभी ये सब जो कंपनीज है आपको चीपर रेट में बाय करने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली जो काम करने का तरीका है मार्केट में यही होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्स है आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके रडार पर कौन से 20-30 कंपनीज हैं जो आप उसे रेगुलरली ट्रैक करते हो। और कहीं भी मौका मिले ड्यू टू एनी इवेंट, निगेटिव इवेंट कहीं से भी आ सकता है, लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। और यही टाइम होता है कि डेफिनेटली ये जब यूनिवर्स अपना बना हुआ है उन्हीं में से 2-3 कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका अच्छा, मिले। पर ना रिटेल क्लाइंट्स ऐसे वाला होमवर्क नहीं करते जैसे आप करते हो। आपके पास तो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े जिसमें सारा डेटा आ जाता है, उसको स्कैन करने का तरीका भी आपको आता है। रिटेल क्लाइंट्स को क्या आता है कि टीवी पे देखो और न्यूज़पेपर में पढ़ो और उसके बाद जो जो चल रहा है उसी के पीछे पीछे बोलो। जैसे कि अभी ये सरकारी कंपनियों में हुआ है, पीछे जो चल रही थी बस उसी के पीछे पीछे सवाल आते चले जा रहे हैं। बाकी तो जैसे बाजार ही नहीं है। आईटी बताओ किसके पास था, बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास होगा। आईटी पे तो डरा रही थी इनफैक्ट रिपोर्ट्स कि नहीं अभी 1-2 तिमाही और देखते हैं, अभी 1-2 तिमाही और देखते हैं, हो गया खेल वहां पर। बताओ, अब अमेरिका का आईटी चल नहीं रहा, अमेरिका का सभी कंडक्टर चल नहीं रहा, हमारे यहाँ पर आईटी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल से पहुंच गए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वैसे आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, ये इस वाले पोर्टफोलियो में इस बार सरकारी कंपनियां आई नहीं है। जो आपने इस बार पिक्स दी है उसमें सरकारी कंपनियां आई नहीं। बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इस बार नए व्यूज आए, लेकिन अभी एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस यूज करते हुए सर आप प्लीज बताओ, जो अभी लोग नए आ गए हैं ना, वो ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक एटीएम मशीन, बहुत बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं और दिन में भी छापने की कोशिश करते हैं लोग। अब ऐसी मार्केट में ट्रेड करके देखो जो आज की मार्केट है और जो कल की मार्केट जो निकली है, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? जो लोग नए आए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज हो? मुझे लगता है कि जो लोग मार्केट में नए आए हैं वो जो एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं जो हमने देखा है कि स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। हालांकि मार्केट इतना वोलाटाइल है, आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड ट्रिगर होगा। बट मार्केट में बने रहना है तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है उसे आपको प्रिजर्व करना होगा। एंड आई एम श्योर जो नए इन्वेस्टर होते हैं प्रीडोमिनेंटली ट्रेडिंग माइंडसेट से ही आते हैं मार्केट में। छोटा कैपिटल होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रेड करके जो भी उनका टारगेट रहता है रोज का 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये मिल जाए। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो ट्रेडर होते हैं उसके लिए ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ये जो कहावत है ना बहुत सही एप्लीकेबल होती है। तो बेसिकली जो अप ट्रेंडिंग सेक्टर है, जो सेक्टर में अपमूव चल रहा है वो सेक्टर को पकड़ करके उसमें जो कंपनीज है, 2-3 अच्छी कंपनीज हैं उसमें डेफिनेटली ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं, रादर देन टेकिंग अ कॉन्ट्रा बेट की कोई स्टॉक नीचे नीचे वन साइड जाया जा रहा है और मैं ये जिसे कहते हैं ना कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, और उसमें ये मैं उम्मीद करता हूँ कि गिरते हुए स्टॉक को मैं पकड़ लूंगा और बस मेरे बाय करने के बाद स्टॉक ऊपर यू टर्न ले लेगा और ऊपर चल पड़ेगा। आई थिंक फॉर अ ट्रेडर ट्रेंड इज माय फ्रेंड इज द बेस्ट पॉलिसी। जो आप ट्रेंडिंग स्टॉक है डेफिनेटली उसमें काम कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना होगा, 1:2 तो डेफिनेटली रहना चाहिए। अगर आपके 100 रुपए लगाए आपने और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 5 रुपए कमाओगे तो डेफिनेटली आपका जो लॉस का जो स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 2.5 रुपए का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन करेंगे और आप ट्रेंडिंग सेक्टर और स्टॉक में रहेंगे तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पोजीशन में पैसा तो बन ही जाता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए दो मौके हैं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आ सकते हैं। और अगर डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहते हैं तो क्वालिटी कंपनीज में का पोर्टफोलियो बनाइए, ग्रेजुअली एसआईपी के थ्रू क्वालिटी कंपनीज के शेयर लेते जाइए, भले ही 1 शेयर 2 शेयर क्यों ना हो। आई थिंक 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन जब वो क्वांटिटी जो है शेयर की एक अच्छी खासी हो जाती है तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड भी वहां से मिलना स्टार्ट हो जाता राइट सनी जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए और बजट से पहले अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक है। यू। थैंक यू रजत जी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।